ऑल इंडिया बार 2024 के एग्जाम को अगले 2 महीने में आप किस तरीके से बिल्कुल आसानी से बिना ज्यादा मेहनत के और बिना कोई पैसा खर्चा किया एक्स्ट्रा किस तरीके से तैयार कर सकते हो, हम लोग समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। फिर आप कोई हमारे वकील भाई हो जो कि अभी प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर आप कोई अभी नए नए लॉ के विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो जिसने अभी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया और अब आपको परमानेंट होना है, तो सारे लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर हम लोग बिल्कुल बढ़िया से बात करेंगे। और आपके जो 3 नए कानून जैसे आपको पता है आए हैं, आईपीसी का, सीआरपीसी का, एविडेंस का, जैसे अब नया बिल्कुल आ गया, उसको भी हम कैसे करेंगे, बेर एक्ट कैसे पढ़नी है भाई, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, पेपर पैटर्न क्या है, अच्छा भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी थोड़ा सा आपको समझा दीजिए। सारी विषय में सारी बातें विस्तार से डिस्कस होगा, बिल्कुल सिंपल उसमें। तो प्लीज वीडियो को सेव कर लीजिए, लास्ट तक देखिए, बिल्कुल बढ़िया वीडियो है। और संभव लॉ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हम लोग यहाँ पे रोजाना आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज होती है, वकालत वाली जो बातें होती है, लिटिगेशन से जुड़ी हुई या जो भी होता है, रोज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, थोड़ा हमें अपना सपोर्ट दें, प्यार दें, और चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग को भाई क्या है, एग्जाम देने जा रहे हो तो पेपर पैटर्न को थोड़ा सा समझो, अंडरस्टैंड करो क्या है पेपर पैटर्न। आप ये देखो कि यहाँ पे इस पेपर में आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, वो 100 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जितने भी कानून के सब्जेक्ट आपने अपने 3 साल के या 5 साल के एलएलबी में पढ़ा है उन सबसे आएंगे। ठीक, और उसमें आपको टोटल में 3 घंटा मिलता है उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 3 घंटा पूरा मिलता है, तो आराम आराम से आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद एक जो चीज और अच्छी रहती है इस एग्जाम की वो ये है कि इसमें किसी भी प्रश्न में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मतलब अगर आपने कोई प्रश्न गलत मार्क कर दिया, ठीक, गलत मार्क कर दिया, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला, आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। तो इसीलिए आपको एग्जाम के अंदर एक जो बात का ध्यान रखना है, पहली बात जो है वो है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पहला बात ये है। फिर अगली जो सबसे अच्छी बात इस एग्जाम के बारे में जो कि इसको थोड़ा सा आसान बनाती है वो ये है कि ये आपकी ओपन बुक ओपन पेपर एग्जाम है। जहां पर इसके पहले तो देखिए जब होता था तो आपको जो मोटी मोटी हमारी किताबें आती हैं वकालत की, मोटी मोटी, जिसमें पूरा पूरा थ्योरी दिया रहता है, सब दिया रहता है, आप वो लेके जा सकते थे। लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से बार काउंसिल ने कहा कि भाई देखो नहीं, हम केवल बेयर एक्ट अलाउ करेंगे। बेयर एक्ट आपकी क्या होती है, बेयर एक्ट आपकी जो बुक होती है ना, जिसमें कि हमारा आईपीसी है तो उसकी बेयर एक्ट है, उस पर सारे सेक्शंस दिए हुए हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी कमेंट्री दी हुई है कि इस सेक्शन के अंदर ये केस आया था, इसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन है, इसका क्या मतलब है। वो वाली जो होती है हमारी यूनिवर्सल की, या जो आपने डिगलॉट देखी होगी, वो आपकी बेयर एक्ट होती है। ठीक है, जो आपको वो यूज करनी पड़ती है, वो वाली यहाँ पे अलाउड नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सल, डिगलॉट या आप कोई बड़ी वाली जो बेयर एक्ट लेते हो वो एग्जाम करना अलाउड नहीं होगी, ये भी बार काउंसिल ने बोला। बार काउंसिल ने बोला है कि बिना नोट्स के या बिना कमेंट्री के ही अलाउड होगी। मतलब एकदम छोटी वाली अलग से ही आपकी आती है, छोटी वाली आती है जिसमें कि केवल सेक्शन लिखा रहता है बस, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं होता है। वो वाली बैरक आपको चाहिए होगी, और उसके लिए आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि आप ऑनलाइन जाइए और आप जाके अलग से या तो परचेज कर लीजिए। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप किसी सीनियर से अपने बात कर लीजिए इसके पहले जिसने इसके पहले और इंडिया बार का एग्जाम दिया है, और उसके पास वो पूरा 1000-2000 का पूरा वो बंडल होगा, आप उससे ले लो और अपना दे। बस एक डिफरेंस इस बार क्या है इस पूरी चीज में कि बीएनएसएस, ठीक है, और बीएसए, ये जो 3 हमारे नए कानून है उसकी बेयर एक्ट आपको अलग से लेनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। इसकी बेयर एक्ट आपको अलग से लेनी पड़ेगी, बाकी सारा आपका सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप वो कर लो। और इसमें भी देखो एक बात क्या होती है कि लास्ट का जब मोमेंट आता है ना, तो वहां पे बार काउंसिल क्या करता है, वहां पे वो लोग एक नोटिफिकेशन छोड़ देते हैं कि भैया देखो 1 हफ्ता 2 हफ्ता रह गया है, स्टूडेंट्स परेशान बहुत हो रहे थे, डिमांड हमारे पास बहुत आ रही थी, तो आप लोग नॉर्मल बैठी लेके आ जाओ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब ये पिछले 2-3 बार से तो हो ही रहा है कि इन्होंने नोटिफिकेशन इस तरीके की छोड़ी है कि नॉर्मल बैठी ले आओ, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जाते हैं पैसा खर्चा कर देते हैं, 1000-1000 2-2000 की वो पूरी जो बंडल आती है वो लेने में, तो वहां पे पैसा बहुत बर्बाद होता है। तो इसीलिए मेरी आपको राय रहेगी, प्लीज आप लोग सीनियर से बात कर लो किसी, और अपना भैया जुगाड़ कर लो, बेटर रहेगा। ठीक, उसके बाद आपका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो पेन और पेपर का एग्जामिनेशन है। मतलब वो जो वो वाला होता है ना, गोले वाला जो भरते हो,
वो वाला एग्जाम होने वाला है। इसमें कोई वो नहीं होगा कि टिक लगा के, वो सर नहीं, गोले वाला एग्जाम है, गोला भरना, तो ओएमआर शीट वाला जो। फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब किस भाषा में एग्जाम होगा, तो इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मराठी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, आसामी, पंजाबी, बहुत लैंग्वेजेस में आपका ये एग्जाम होता है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल इसका पेपर पैटर्न है भाई, ठीक है। अब अगली बात करते हैं इस एग्जाम की हमारी तैयारी कैसे होगी। तो तैयारी को समझना है, उसके पहले ये देख लो कि एग्जाम दे भी पाओगे कि नहीं दे पाओगे। पता चला दे ही ना पाओ, अप्लाई कर दिया, फालतू में पता नहीं आएगी क्या है। क्वालिफाइंग के लिए आपका जो कैंडिडेट हमारा है, आप अगर हो, आपका 3 साल का या 5 साल का एलएलबी यहाँ पे हो जाना चाहिए। एलएलएम भी हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं, मास्टर्स में हो कोई दिक्कत नहीं है। और आपका ये जो एलिजिबिलिटी है, उसके अंदर जो इंटीग्रेटेड कोर्स की डिग्री है उसमें आपको क्या क्या चाहिए, और जो आपको क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए चाहिए, ये समझना, जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें आपकी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो लगेगी, ठीक। फाइनल ईयर की मार्कशीट, और आप जो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो उसकी टाइम की बात करो, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपकी लगेगी, और आपकी जो प्रोविजनल डिग्री होती है वो आपकी लगती है, ठीक है। और वो दोनों, जब आप फाइनल ईयर की मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री लेके स्टेट बार काउंसिल में जाते हो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, आप जब रजिस्टर हो जाते हो, 15,000 रुपये आपके लगते थे। अब इसमें स्टेट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया है कि अब 15,000 रुपये नहीं लगेंगे, हट गया, वो पूरा मामले खत्म हो गया। तो यहाँ पर फाइनल ईयर की मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री लगानी पड़ती है, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, हर साल की मार्कशीट लगती है। फिर आपका स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप ऑल इंडिया बार देने के लिए एलिजिबल होते हो, ये बात आप समझ लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की भी इन्होंने बात करी है। इसमें इन्होंने लिखा है कि कोई यहाँ पे मिनिमम मार्क्स नहीं चाहिए, मतलब आपके एलएलबी के अंदर में, ठीक है। एलएलबी के अंदर में आपने जितने भी परसेंटेज आप लेके आए हो, चाहे आपके कंपार्टमेंट लगी हो, चाहे जो हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है कि 40% है तो ही एग्जाम दे पाओगे, 45, कुछ ऐसा नहीं है। आराम से हर बंदा जिसने अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट अगर करी है तो वो दे सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। साथ में उम्र की भी कोई लिमिट यहाँ पे नहीं होती है। फिर जो स्टेट बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा था, आपके पास रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। जो स्टेट बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन आपका अगर नहीं है तो आप ऑल इंडिया बार के लिए एलिजिबल सीधे सीधे नहीं, सिंपल। और उस चीज की एलिजिबिलिटी के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री अपनी होनी चाहिए, सिंपल एज दैट। उसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट अपियर हो रहे हैं, उनके पास जब उनका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑल इंडिया बार का एग्जाम, तो वो अपना एक COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उनके पास उनको मिलेगा, जिसमें कि लिखा होगा कि आप जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हो एग्जामिनेशन को, और अब आप पूरे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो, ये बात काउंसिल सर्टिफाई करके आपको देता है। और वो चीज पाने के लिए जो आपकी क्राइटेरिया होती है एग्जाम को पास करने के लिए, उत्तीर्ण करने के लिए, वो क्या होती है, वो होती है एटलीस्ट 45 मार्क्स। जब आप अगर जनरल कैटेगरी के हो, अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के हो, तो एटलीस्ट 40 मार्क्स आपको ऑल इंडिया बार में चाहिए। मतलब इसका ये होता है कि आप अगर 100 नंबर देख रहे हो तो 100 में से 45 लेके आओगे तो ओबीसी जनरल कैटेगरी में पास करोगे, अगर 40 मार्क्स लेके आओगे तो SC ST और PWD में पार करोगे। अब इसमें भी क्या होता है बीच बीच में कि भैया हमारा जो बार काउंसिल है उसने क्वेश्चन पेपर गलत बना दिया, पता चला 3-4 क्वेश्चन उन्होंने कह दिया डिलीट, डिलीट हो गया, तो 97 क्वेश्चन बचे, 95 क्वेश्चन बचे, तो उसके हिसाब से परसेंटेज काम करती है। तो मान लो पता चला 45 की जगह 42 नंबर चाहिए पासिंग के लिए, का वही चाहिए, तो ये भी आपका कम होता है, तो वो आपको देखने वाला होता है। तो ये चीज आपकी हो गई, एलिजिबिलिटी की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि भाई किस डेट को एग्जामिनेशन होगा, कब तक क्या कर लेना है। तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 3 सितंबर से शुरू हो चुका है, और आपका 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का। एग्जाम आपका जो इन्होंने अभी दिया है एक टेंटेटिव, जो मुझे लगता है शेड्यूल वैसे दे दिया, टेंटेटिव हो सकता है, बड़ी बात नहीं हो, वो आपका 24 नवंबर 2024 का, 24 नवंबर का डेट है। तो मोटा मोटी हमारे पास सितंबर में 2 महीने मिला के हैं, वो आप देख लो, ठीक है। अब इसमें भी आगे हम लोग बात करते हैं इस चीज की कि कितना टाइम हमारे पास बचा है। जैसे मैंने बताया सितंबर है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ये वीडियो 17, 18, 19, 20, 21 में देख रहे हो, तो उसके हिसाब से अक्टूबर का पूरा महीना और नवंबर का पूरा महीना हमारे पास पड़ा हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, तो आप आराम से तैयारी अपनी कर सकते हो। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगले 2 महीने में आपको तैयारी अब कैसे करनी है, कौन सी किताबों का इस्तेमाल करना है, क्या करना है। अब आराम से ध्यान से आप लोग सुनो, ठीक है। खेल यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ढाई देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से कि जो प्रश्न पत्र है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपका आईपीसी, इसको हटा दो, आईपीसी की जगह आप क्या आएगा, बीएनएस आएगा, भारतीय न्याय संहिता, उसके आपके 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। सीआरपीसी हटा दो, इसकी जगह क्या आएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, यहाँ पे इसके आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला है आपका सीपीसी, उसके देखो 10 क्वेश्चन आते हैं।
एविडेंस एक्ट के देखो 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको भी एविडेंस एक्ट हटा दो, इसका नाम अब हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। ये 3 आपके 4 सब्जेक्ट जो है, 5 सब्जेक्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट, पहले आपको इनको तैयार अच्छे से करना है। और इनके अगर आप नंबर जोड़ लोगे तो 18 नंबर ये हो गया, ठीक है, 10 और 10 20 ये हो गया, और 8 नंबर यहाँ ये हो गया, तो कितना हो गया, 18 और 20 28, ये सॉरी 38, 38 और 8 आपका आराम से 40 के पार 45 पहुंचा दिया, 45 पार हो गया, तो सीधे सीधे आप पास हो गए। यही सब्जेक्ट करके देखो कितना आसान है। अब उसके बाद और आपको मान लो चाहिए कि भाई मेरे को मोटा मोटा सब्जेक्ट पता चल जाए जो कि मैं पहले ही तैयार करके चला जाऊं अगर, तो जल्दी से मेरा पेपर बस पार हो जाए, बाकी मेरे को क्या मतलब है कि 90 लाऊं 80 लाऊं, उससे कोई मतलब नहीं। कौन कौन से है वो सब्जेक्ट, फैमिली लॉ देख लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका आता है, तो फैमिली लॉ आप अगला जो सब्जेक्ट है वो तैयार करोगे। इसमें आपका 3 4 5 बेयर एक्ट होती हैं, इसमें आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, हिंदू मैरिज एक्ट होता है, मुस्लिम आला आपका एक्ट होता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, और बाकी आपके जो एक्ट्स हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज हो गया, बाकी सब चीजें, अडॉप्शन गार्जियनशिप हो गया, मेंटेनेंस एक्ट हो गया, ये सब कुछ पूरा इसमें आता है। तो फिर इसमें 5 6 7 बेयर एक्ट्स होती हैं, उनको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो बहुत आसानी से आपका ये पूरा सब्जेक्ट निकल जाएगा। बहुत ही सरस, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट होता है। उसके बाद इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप देखो, ये वाला लॉ ऑफ टॉर्ट का। अब लॉ ऑफ टॉर्ट है, उसके अंदर क्या आता है, मोटर व्हीकल एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लॉ, दोनों ही बहुत ही छोटी छोटी बेयर एक्ट है, बहुत प्यार से हो जाएगी, बहुत आराम से हो जाएगी। और लॉ ऑफ टॉर्ट में भी बहुत ज्यादा आपका होता नहीं, कुछ कुछ आपके ऑफेंसेस होते हैं, कुछ आपकी लैटिन मैक्सिम हो जाती है, और फिर कुछ आपके इधर उधर से जो टॉर्ट्स की डिफिनेशन है वो सब कुछ था, वो आपको देखना होता है, बहुत कठिन नहीं होता है, आराम से 5 नंबर के लिए हो जाएगा। और जो उसके बाद अगला सब्जेक्ट है वो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में स्पेसिफिक लीफ एक्ट मिला लो, वो भी छोटा सा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लॉ जोड़ दिया, वो थोड़ा सा टीपीए लंबा पड़ता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये जितना आपका सिलेबस है पूरा, ये पूरा जुडिशरी का सिलेबस है, समझ लो, पूरा जुडिशरी का सिलेबस है। तो अगर आप जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए तो पेपर ये हलवा है, बिल्कुल समझ लो। और अगर आप नहीं भी तैयारी कर रहे हो तो अगर आप जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करोगे, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई यूट्यूब वीडियोस को फॉलो करोगे, समझ गए, यूट्यूब वीडियोस उनको फॉलो करोगे, आपका बहुत आराम से पेपर निकलेगा। तो आपको क्या करना है, आप जाइए और ये जो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं, इनका आप जाके यूट्यूब पे वीडियो सर्च करिए जुडिशरी के हिसाब से, या फिर आप नॉर्मल सर्च कर लो, आपको सबके पूरे पूरे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। आप जाके उसको देख लो बहुत प्यार से, वो देखकर आप अपना सिलेबस पूरा जो है खत्म करो बहुत प्यार से। और सिलेबस को खत्म करने के साथ में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है उस पर ध्यान दो। यहाँ पे क्या करना है, हमारे यहाँ पे टारगेट किया है, टारगेट हमारा ये है कि हमारे पास एग्जाम हॉल के अंदर क्या होती है हमारे पास बेयर एक्ट, ठीक है। वो जो बेयर एक्ट है, उस बेयर एक्ट के अंदर आपको जो है, ये समझ लो कि जब क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो क्वेश्चन पेपर के अंदर एटलीस्ट जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसमें 30% ऐसे क्वेश्चन है जिसमें सीधा आपका बेयर एक्ट के अंदर से आपको आंसर मिलता है, सीधे सीधे, मतलब 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे, और ये सारे एक्ट्स के लिए मतलब वैलिड है, सारे उसके लिए। तो मेजरली ये वाले जो आपके कानून है उनमें ये चीज थोड़ी सी ज्यादा होती है, इनके बैरक्स बड़े वो होते हैं। आप जाइए और आप ये देखना शुरू करिए कि कौन सा पर्टिकुलर जो मैंने सेक्शन, मान लो आर्टिकल मैंने 12 पढ़ा, तो अब आर्टिकल 12 जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें कवर्ड है, आर्टिकल 19 उसमें कौन कौन सी चीजें कवर्ड है। और आपने जैसे ही वो क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तुरंत आपको स्ट्राइक हुआ कि हाँ ये आर्टिकल 19 में दिया है, या फिर अगर आर्टिकल 19 याद नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट ये याद आ रहा है कि हाँ भैया इसी के आसपास में, मतलब मैं ढूंढने बैठूंगा ना, बैरक खोल के ढूंढूंगा, इसके आसपास में कहीं पे ये पड़ेगा, खोल के मैं देखूंगा उसके आसपास में मेरे को मिलेगा कि हाँ पार्ट 3 के अंदर ये कहीं दिया था, और ये कहीं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के बीच में कहीं पड़ता है। और मैं उसके हिसाब से जैसे ही बैरक खोलूंगा तुरंत मेरे को वो मिलेगा, तुरंत मैं उसमें जाऊंगा, पूरा पढ़ूंगा, और तुरंत मेरे को वहां पे अपना आंसर में मार्क कर पाऊंगा कि आर्टिकल 19 में लोग पूछेंगे कि भाई ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ दिया है, किस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया है, तो आपने सीधे ढूंढा, आपने आंसर कर दिया। अब होता क्या है कि जो थोड़े से जुडिशरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर वो लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सवाल कम पूछेंगे कि ये कहाँ दिया वो कहाँ दिया है। जो आपके थोड़े से कठिन कानून होते हैं, जैसे मान लो एनवायरमेंट लॉ हो गया, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, ठीक है, या फिर टैक्सेशन हो गया, उसमें वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा जाते हैं, जहाँ पे वो लोग सीधे सीधे जो बेरैक्ट की लैंग्वेज होती है उसको पकड़ेंगे, और वो लैंग्वेज को पकड़ के बोलेंगे कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, आप अगर उसको बेरैक्ट में खोल के देखोगे तो उसमें ये बात लिखी है, अब ये जो बात लिखी क्या ये सच है या ये झूठ है। और वो चीज आपको वेरीफाई कैसे होगी, वेरीफाई आपको ऐसे होगी कि आपको ये चीज पता है कि बेरैक्ट के अंदर किस तरह से कानून दिया हुआ है, और उसके हिसाब से आप उसको सर्च कर पा रहे हैं। तो आपका मेन जो काम है वो ये है कि जितने ये कानून आपके दिए हैं इनके अंदर जो बेरैक्ट्स है उनको आप लेके बैठो, और साथ में यूट्यूब की वीडियोस लेके बैठो। जब मैं बात करूं जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो 30% पेपर मैंने आपको बताया कि इससे आता है, उसके अलावा जो आपका 70% पेपर है उसके अंदर आपको चाहिए प्रॉपर थ्योरी की नॉलेज।
और थ्योरी की नॉलेज में आपको दो चीजों को अच्छे से पकड़ के चलना है। एक है आपका बेयर प्रोविजन, कि बेयर प्रोविजन क्या बोल रहा है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसके लिए आपको बेयर एक्ट हेल्प करेगा। और दूसरा आपका केस लॉज। केस लॉज भैया देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस लॉज आपका 20-30% ऑफ द पेपर केस लॉज पे सीधे सीधे आता है। और केस लॉज आपको अगर पता है कि कौन सा केस लॉ में क्या दिया था, किसमें क्या बोला गया, केवल इंपॉर्टेंट वालों की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा जाके पढ़ डालो कि भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे सेक्शंस के सारे मैं केस लॉ याद कर रहा हूँ, सारे मैं इलस्ट्रेशन याद कर रहा हूँ, वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं। बेसिक बेसिक पढ़ाई आप जाके करिए, यूट्यूब पे आप जाइए, अच्छे अच्छे चैनल से जहाँ पे बेसिक में उन्होंने 20 लेक्चर के अंदर पूरा पूरा खत्म कर दिया, पूरा खत्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सब कुछ गया, बहुत ही खूबसूरती से पढ़ाया, बहुत ही खूबसूरती से वो किया, आपका हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। आप वो पकड़ के चलिए, और आप जैसे ही वो चीज देख लोगे एक बार, वैसे ही आपका काम, आपका 2 महीने क्या 1 महीने में ये पेपर आपका निकल जाए, कोई बड़ी चीज नहीं। और ये सारे सब्जेक्ट्स पे अप्लाई करता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है और सर्च करना है कॉन्ट्रैक्ट लॉ लेक्चर सीरीज लिख दो, उसके आगे देखना पूरी पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, 12 लेक्चर की, 20 लेक्चर की, 15 लेक्चर की। और उसी के अंदर वो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर उसी में नोट्स भी बनवा दे रहा है आपका, उसी में लगे हाथ नोट्स बना लो। अगर आपको मान लो वीडियो से नहीं पढ़ाई करनी है, आपको किताब से पढ़ाई करनी है, तो किताब का तरीका बताता हूँ। किताब में देखो एक सीरीज आती है ए.के. जैन की, ठीक है, ए.के. जैन सीरीज ऑफ बुक्स आती है, इसको हम लोग प्यार से दुक्की बुलाते हैं, दिल्ली वाले जो हैं वो समझेंगे, दुक्की बुलाते हैं। ये आप पकड़ लो, इसकी ऑनलाइन क्या है, पीडीएफ वगैरह थोड़ी सी अवेलेबल है, आप तो सर्च करोगे 2-3 जगह मिल जाएगी आपको ए.के. जैन, उसको जाके देखो। उसके अंदर ये जो सब्जेक्ट्स लॉ वाले हैं, सॉरी जुडिशरी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपका सारा मटेरियल उसमें मिल जाएगा। उसी से आप जाके किताब से तैयारी करनी है, उससे जाके तैयारी कर लो, बहुत प्यार से हो जाएगी, कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं आपके, जैसे ये आपका एडमिन लॉ है, ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स है, कंपनी लॉ है, इन्वायरमेंट लॉ है, साइबर लॉ है, इनमें क्या है, जैसे जो आसान वाले सब्जेक्ट्स है वो बता दे रहा हूँ। आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रोफेशनल एथिक्स, ये आसान सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट लॉ आसान सब्जेक्ट है, लेबर लॉ आसान सब्जेक्ट है, टैक्सेशन कठिन होगा, और लैंड एक्विजिशन एक्ट भी थोड़ा कठिन है, आईपीआर भी थोड़ा कठिन है। ये जो आसान सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इनको आप जाके आराम से नेट पे आप लेक्चर सर्च कर लो, वहां से आप पढ़ लो, वहां से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। या फिर आप जाइए नेट पे सर्च कर लीजिए, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ है, जैसे उसमें 4-5 बैराक आती है, हर बैराक का आप नोट्स ऑनलाइन सर्च कर लो आराम से, आपको वेबसाइट जो सबसे टॉप का रिजल्ट आता है वो पकड़ देना, वहां से आपको बहुत प्यार में एक ब्लॉग आएगा, उसमें पूरे नोट्स आपको मोटे मोटे मिल जाएंगे, उससे पढ़ के खत्म कर डालो, कुछ नहीं करना है। और फिर उसकी बैराक ले लो, बैराक के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनको आप गो थ्रू कर लो, काम आपका हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं। उसमें वो लोग डेफिनेशन क्लॉज पूछते हैं, लेबर एक्ट है, इन्वायरमेंट में लेबर वो पूछ लेंगे, कोई कन्वेंशन पूछ लेंगे, कुछ पूछ लेंगे, बहुत कठिन नहीं होता। क्या करना है आपको, मैंने आपको समझा दिया है कि आपको यूट्यूब पे जाके या तो सर्च कर लो, या फिर नेट पे जाओ, सीधे सीधे लिखो कि भाई मेरे को इसके नोट्स दे दो, वो आपको पूरा दे देगा, कोई आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, बहुत आसान काम है, बहुत ही सरल। उसके बाद ये आपके आसान वाले सब्जेक्ट्स है, इनको आप पहले जुडिशरी वाला जो पॉइंट्स है, जो सब्जेक्ट्स है उनको कंप्लीट करो, फिर ये जो सब्जेक्ट्स है इनको कंप्लीट करो, ज्यादा आपको आसान पड़ेगा। फिर आपके आते हैं कठिन वाले सब्जेक्ट्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि अगर आप जैसे कंपनी लॉ पढ़ने जाओगे, इतना कठिन कानून है ना, पूरी मोटी बेयर एक्ट है, वो मजा नहीं आएगी, 2 नंबर के लिए कर रहे हो, आप देख लो आपको करना है कि नहीं। साइबर लॉ के साथ भी सेम चीज है, कठिन होने वाला है थोड़ा सा, उसको समझना, टेक्निकलिटी बहुत है। उसके बाद टैक्सेशन के साथ भी वही लफड़ा है, कठिन है बहुत, करने जाओगे तो बहुत दिक्कत करेगा। तो मेरा ये मानना है कि टैक्सेशन वगैरह क्या आप लेक्चर वगैरह देख लो, अगर आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे देखना है, और उसके बाद क्या करो कि उसका बेराक थोड़ा सा अपने पास रखो, और बेराक के अंदर से मोटे मोटे वो लोग क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, वो आपके आंसर हो जाएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, उसको भी आप कर सकते हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थोड़ा कठिन आपको नहीं पड़ेगा उतना, पर आप कर सकते हो। लैंड एक्विजिशन एक्ट भी उतना भी कठिन नहीं है, आप उसको कर सकते हो, पर कठिन इन द सेंस ऑफ जो नहीं था वो मैंने आपको बता दिया, आसान जो था मैंने आपको बता दिया, और कैसे करना है फ्री ऑफ कॉस्ट वो मैंने आपको बता दिया। बैराक को खरीदने की जरूरत है नहीं, अपने सीनियर से जाके जुगाड़ करो, और इस चक्कर में मत पड़ना कि मैं खरीद लूंगा वो हो जाएगा, बाद में काम आएगा, कोई काम नहीं आता, कोई कुछ नहीं उसका करता है, पड़ी रहती है, धूल खाती है, कुछ नहीं होता, पैसा बर्बाद होता है, कुछ नहीं होता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। और कैसे तैयार करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस का भी मैंने आपको समझा दिया कि भाई देखो 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आपका ये लोग केस लॉ से पूछते हैं, एक ये लोग जाएंगे बेयर प्रोविजन, ये लोग आपका पूरा पूरा उसकी डेफिनेशन पूछ लेंगे, या फिर उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, आपको 4 स्टेटमेंट्स दे दिया, उस 4 में से कौन सी सही स्टेटमेंट है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है वो बता दो। तो वो क्वेश्चन अगर थोड़े गलत भी हो जाएंगे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, आपको केवल 45 नंबर लेके आने, ये आप जानते हो, सिंपल एज दैट। तो आराम से मैंने जैसे आपको बताया, जुडिशरी वाले सब्जेक्ट्स ही आप केवल कर लोगे ना, आपका आराम से नंबर 50 के पार हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है।
तो इसीलिए व्हेन वी से कि आपको ऑल इंडिया बार की तैयारी करनी, बहुत आसानी से आपकी तैयारी हो सकती है। आधे क्वेश्चन वेरैक बेस होते हैं, आधे क्वेश्चन आपके केस लॉ बेस होते हैं और आधे क्वेश्चन प्रोविजन से डील करते हैं। उसके बाद जो आसान आसान वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको आप देख लो, उनसे आपका मान लो इसमें आपका 30 नंबर आया फॉर इंस्टेंस, इसमें आप कवर अप कर लोगे। फिर थोड़े कठिन वाले सब्जेक्ट्स के अंदर है, उसमें थोड़ा सा जाओ लेक्चर देख लो यूट्यूब पे, या फिर आप किताब से नोट सर्च करके पढ़ लो, और बाकी बैराक का आप अपने उसमें वो रखो, आराम से आपके 45 मार्क्स आ जाएंगे। कोई बड़ी चीज है ही नहीं, कोई बड़ी चीज, इस चीज का आप लोग ध्यान रखो, तो इससे आपका काम आराम से हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कोई और चीज आपको पूछनी है ऑल इंडिया बार से जुड़ी, आप मुझसे कमेंट्स नीचे पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।